Okay. Hello everyone. I welcome you all to the YouTube channel of Chem Academy. So today we are going to discuss here some questions of NET, CSIR NET June 2017. Okay. So here our first question is, which one of the following pairs has two magic numbers for closed nuclear shells? आपको चार ऑप्शंस में दो पेयर गिवन है और पूछा है कौन सा मैजिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। दीज आर मैजिक नंबर। अगर किसी भी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, मैजिक नंबर से, तो वो जो न्यूक्लियाई होता है वो अपने एडजेसेंट न्यूक्लियाई से क्या होता है, एक्सेप्शनली मोर स्टेबल होता है। तो अगर हम ए ऑप्शन में बात करें तो 8 तो मैजिक नंबर है, तो 8 तो हमारा मैजिक नंबर है, लेकिन 10 मैजिक नंबर नहीं है। यहाँ पे 10 मैजिक नंबर नहीं है, 20 मैजिक नंबर है। इन सी ऑप्शन बोथ 50 एंड 82 आर मैजिक नंबर्स। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 13 CNMR स्पेक्ट्रा ऑफ DMSO D6। ठीक है, क्या पूछा है, 13 CNMR स्पेक्ट्रा गिव्स ए सिग्नल एट 39.7 ppm। उसने बता दिया कि सिग्नल भी तुम्हें कहां पे मिलेगा, और पूछ क्या लिया, उसकी मल्टीप्लिसिटी पूछ ली। ठीक है, जो सिग्नल मिलेगा उसकी मल्टीप्लिसिटी पूछ ली। तो जब हम क्या देखेंगे, DMSO D6 देखेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 ड्यूटेरियम कार्बन के साथ कपलिंग कर रहे हैं, 3 ड्यूटेरियम की कार्बन के साथ कपलिंग हो रही है। तो मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2ni+1, 2ni+1। ड्यूटेरियम की बात है, ड्यूटेरियम के लिए i की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कितने कपलिंग कर रहे हैं, 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो मल्टीप्लिसिटी क्या जाएगी, 2ni+1। मतलब आपके पास जो सिग्नल आएगा उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, सेप्टेट। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, सेप्टेट। मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मेटेलिक सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है, FCC लैटिस में, विद ए यूनिट सेल ऑफ लेंथ 40 नैनोमीटर। ठीक है, यूनिट सेल की लेंथ दे दी उसने 40 नैनोमीटर। यूनिट सेल की लेंथ 40 नैनोमीटर है, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 40 नैनोमीटर। द फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन एंगल ऑफ एक्सरे बीम फ्रॉम 210 प्लेन। देखो प्लेन क्या गिवन है, 210। प्लेन क्या है, 210। मीन्स एच के एल की वैल्यू क्या हो गई, एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू 1 एंड एल की वैल्यू 0। प्लेन ऑफ सिल्वर इज 30 डिग्री। डाइफ्रैक्शन एंगल क्या दे दिया, 30 डिग्री। एंड पूछा क्या है आपसे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। देखो तुम्हें यहाँ पे क्या यूज करना है, ब्रैग्स लो, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। क्या यूज करोगे, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो d को क्या पुट कर सकते हो, a/√h² प्लस k² प्लस l²। ये तो तुम्हें पता होगा, क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/√h² प्लस k² प्लस l² इंटू साइन थीटा। फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है, n की वैल्यू 1 होगी, और वेवलेंथ आपको एक्सरे की फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपको सारी वैल्यूज गिवन है, a कितना है, 40 नैनोमीटर, √h² प्लस k² प्लस l² क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ h², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 इंटू साइन 30। थीटा कितना दे रखा है, डाइफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री, साइन 30 क्या हो जाता है आपका 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। यहाँ पे जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वेवलेंथ क्या आ जाएगी एक्सरेज की, 18 नैनोमीटर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ 2 कंपाउंड्स A एंड B ऑफ आइडेंटिकल कंसेंट्रेशंस। ठीक है, A और B दो कंपाउंड है, उनके आइडेंटिकल कंसेंट्रेशन के दो एक्वस सॉल्यूशन है। द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ A इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द प्योर वाटर, while for B it is greater than that of the pure water। समझ में आ रहा है, जो A वाला कंपाउंड है उससे जो सॉल्यूशन बना है उसकी सरफेस टेंशन कम है एज कंपेयर टू प्योर वाटर, और जो B कंपाउंड का सॉल्यूशन है उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सरफेस पे कंसंट्रेशन A की कम होगी बल्क से, सरफेस पे B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी,
सरफेस कंसंट्रेशन ए की ज्यादा होगी बी से, ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी में वो क्या कंपेयर कर रहा है, सरफेस कंसंट्रेशन ए और बी की इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द बल्क, कि ए सरफेस पे कितना है बल्क के कंपैरिजन में और बी सरफेस पे कितना है बल्क के कंपैरिजन में। और सी ऑप्शन में वो क्या कंपेयर कर रहा है, ए और बी में से दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सरफेस पे, ठीक है। सी और डी में वो क्या कंपेयर कर रहा है कि ए और बी में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ध्यान रखो जब भी क्या होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, सरफेस पे वो पार्टिकल्स आके एड्सॉर्ब होंगे, सरफेस पे वो पार्टिकल्स रिटेन रहेंगे जिनकी सरफेस टेंशन कम होगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो ए कंपाउंड था उसका जो सॉल्यूशन है उसकी सरफेस टेंशन कम है, जिसकी सरफेस टेंशन कम होगी वो क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा, ठीक है। जिसकी सरफेस टेंशन कम होगी वो सरफेस पे रहेगा ताकि सरफेस एनर्जी को कम कर सके। इसका मतलब जो ए है, जो ए की सरफेस पे कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दी बी, क्योंकि बी की सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है, बी वाले केस में सरफेस टेंशन ज्यादा है। इट मींस जो सरफेस कंसंट्रेशन है वो ए की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दी बी, मतलब यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर ए मोनोडिस्पर्स पॉलीमर द नंबर एवरेज मोलर मास एंड वेट एवरेज मोलर मास आर रिलेटेड एज। तुम्हें भी पता है अगर हमें रिलेशन देखना है नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट एंड वेट एवरेज मोलिकुलर वेट में तो कैसे देखेंगे, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स से। और एक मोनोडिस्पर्स पॉलीमर सैंपल के लिए पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के लिए, ठीक है। मोनोडिस्पर्स के लिए पीडीआई की वैल्यू 1 होती है, और यहीं पे अगर तुम्हारा मोनोडिस्पर्स की जगह पॉलीडिस्पर्स सैंपल होता, पॉलीडिस्पर्स के लिए पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स होता क्या है, रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलिकुलर वेट टू दी नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट। जब हम पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स को क्या लिखेंगे, MW/Mn, और मोनोडिस्पर्स के लिए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा कि मोनोडिस्पर्स सैंपल के लिए वेट एवरेज मोलिकुलर वेट किसके बराबर होगा, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट के इक्वल। मींस आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे वो पॉलीडिस्पर्स की बात करता तो क्या आता, MW/Mn ग्रेटर देन 1 आता, क्योंकि पॉलीडिस्पर्स सैंपल के लिए पीडीआई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो इसके केस में MW हमेशा बड़ा आता किससे, Mn से। लेकिन वो मोनोडिस्पर्स में पूछ रहे हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। ओके देखो अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एन एंडोएर्गिक न्यूक्लियर रिएक्शन बिटवीन स्टेशनरी न्यूक्लियस एंड ए मूविंग प्रोजेक्टाइल। हमने मान लिया ये ए मेरा स्टेशनरी न्यूक्लियाई है और ये एक स्मॉल ए क्या है आपका, एक प्रोजेक्टाइल है जो इस पे प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। कोई एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा और एक इजेक्टाइल इजेक्ट हो जाएगा, वो अलग केस है। हमने क्या देखा कि ये मेरा एक स्टेशनरी न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर ये प्रोजेक्टाइल आके अटैक करेगा। तो रिलेशन क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड क्यू वैल्यू में, ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है इन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड क्यू वैल्यू। यहाँ पे ये MA ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का मास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्टाइल का मास। और जो ये MA है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तुम्हारा न्यूक्लियाई है, जो तुम्हारा टारगेट न्यूक्लियाई है, स्टेशनरी न्यूक्लियाई है, उसका मास, ठीक है। इसकी बात कर रही है एंडोएर्गिक रिएक्शन के लिए, तो एंडोएर्गिक रिएक्शन में क्या होगा, एंडोएर्गिक रिएक्शन में क्या होगा, Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की, किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी और मैग्नीट्यूड ऑफ Q। जब तुम इस रिएक्शन में मैग्नीट्यूड लोगे, क्या इस जो आपकी इक्वेशन है इसका मैग्नीट्यूड लोगे, K थ्रेशोल्ड का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू माइनस Q का मैग्नीट्यूड, और जो आपका मास है इसका मैग्नीट्यूड। देखो मास तो हमेशा ही क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये मास हम किसका ले रहे हैं, एक तुम्हारा प्रोजेक्टाइल का और स्टेशनरी न्यूक्लियाई का, तो दोनों का मास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है,
Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंडोएर्गिक के लिए, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ये भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो K थ्रेशोल्ड है, जो K थ्रेशोल्ड है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन दी मैग्नीट्यूड ऑफ Q, वो Q के मैग्नीट्यूड से बड़ा आएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारी ए स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल डाटा इज। देखो एक तो उन्होंने आईआर का डाटा आपको दे दिया, ठीक है, आईआर का डाटा दे दिया, 1H NMR का डाटा दे दिया और 13C NMR का डाटा दे दिया। अगर मैं 13C की बात करूं तो देखो पहली पीक है 3.59 पे सिंगलेट विच इज ड्यू टू दी 3 हाइड्रोजन, विच इज ड्यू टू दी 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 3 हाइड्रोजन की वजह से एक सिंगलेट पीक आ रही है। इसका मतलब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, अगर तुम एलिमिनेशन मेथड से जाते हो क्या आएगा, ये CH2CH3। तो ये जो 3 प्रोटॉन है इसमें और दो, कहीं तुम्हें 3 प्रोटॉन दिख नहीं रहे, इन 3 प्रोटॉन की वजह से सिंगलेट तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी वजह से क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, मतलब ए ऑप्शन तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम बी ऑप्शन में आए तो देखो ये 3 प्रोटॉन है, इनकी वजह से सिंगलेट पीक आएगी, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ये पीक कितने पे है, 3.59 पे। कब आएगी, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन से, लेकिन यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच नहीं है। वहीं पे अगर हम सी और डी ऑप्शन में बात करें तो देखो इस मिथाइल के 3 प्रोटॉन, इस मिथाइल के 3 प्रोटॉन डायरेक्टली किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। इनकी पीक कितने पे आती है, अराउंड टू 3.59, और सिंगलेट ही आएगी क्योंकि एडजेसेंट में कोई भी प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, मतलब अब हमारे पास कौन से 2 ऑप्शन बच गए, सी एंड डी। अब हमें और डाटा देखना है। उसके बाद है 3.32 पे ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन की वजह से, 2.25 पे ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, एक मल्टीप्लेट है 2 हाइड्रोजन की वजह से और एक मल्टीप्लेट और है 2 हाइड्रोजन की वजह से। तो देखो ये जो 2 प्रोटॉन होंगे, ये जो 2 प्रोटॉन होंगे इनकी तो क्या आएगी, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये वाले जो प्रोटॉन है, ये वाले प्रोटॉन है, इनकी तो क्या आएगी, मल्टीप्लेट आएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो ये 2 प्रोटॉन्स होंगे और ये 2 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें ना तो इसकी मल्टीप्लेट आएगी ना ही इसकी मल्टीप्लेट आएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लेट आ जाएगी लेकिन इसकी मल्टीप्लेट नहीं आएगी, मतलब तुम्हें इस वाले डी कंपाउंड में 2 मल्टीप्लेट्स नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ पे हम देखें कि 2 हाइड्रोजन की वजह से ट्रिपलेट आ रही है, अगर हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, तो इन 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट नहीं आ सकती। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 प्रोटॉन है, तो इन 2 हाइड्रोजन की तो मल्टीप्लेट ही आएगी। मींस जो ये हम तुम्हें 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट मिल रही है 2 बार, वो तो इस वाले कंपाउंड को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर हम सी वाले में देखें, सी वाले में ये जो 2 हाइड्रोजन है इनकी क्या आएगी, ट्रिपलेट आएगी इन हाइड्रोजन की वजह से, इन प्रोटॉन्स की वजह से। सिमिलरली ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं इनकी भी क्या आएगी, ट्रिपलेट आएगी ड्यू टू दीज 2 प्रोटॉन्स, और इनकी इन चारों प्रोटॉन्स की क्या आएगी, मल्टीप्लेट आएगी, इनकी क्या आएगी, मल्टीप्लेट आएगी। मतलब जो सी कंपाउंड है वो आपके सारे एनएमआर डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है, द फिगर बिलो डिपिक्ट्स एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ O2 एंड चारकोल एट 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एड्सॉर्प्शन हो रहा है ऑन चारकोल सरफेस एट ए प्रेशर ऑफ 25 टोर, ओनली 10% ऑफ चारकोल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। देखो कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई है, 10%, मतलब थीटा तुम्हें क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड 10%। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 10/100 दैट इज इक्वल टू 0.1। Therefore the ratio of adsorption to desorption rate constant is, मतलब तुमसे क्या पूछा है, Ka/Kd का रेशियो क्या होगा। याद करो लैंगमियर में ये जो रेशियो है एडसॉर्प्शन टू डिसॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या लैंगमियर कांस्टेंट। फॉर्मूला हमें पता ही है, Kp = θ/1 - θ। चाहे तुम यहाँ पे k लिख लो या इस k को रिप्लेस कर दो Ka/Kd से, बात तो एक ही है। हमें ये k यहाँ पे फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.1, 1 - θ इंटू प्रेशर कितने पे बात कर रहा है वो, 25
टोर पे। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, लैंगमियर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो किसके इक्वल है, एडिजॉर्प्शन टू डिसॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम इज द ओनली मेटल नोन टू एग्जिस्ट इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस। किसमें वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में। डेंसिटी आपको दी है पोलोनियम की 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक रेडियस पूछा है किसका, पोलोनियम का। ठीक है, तुम्हें ये बता दिया वो सिंपल क्यूबिक लैटिस में एससीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, डेंसिटी दे दी और पूछ क्या लिया, रेडियस क्या होगा। तो देखो डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, ZM/A³ इंटू Na। हमें ये सारा डाटा गिवन है, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एज लेंथ A। यहां से हम एज लेंथ A फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपल क्यूबिक लैटिस में, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हमें एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन पता ही है। सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हमें पता है रेडियस किसके इक्वल होता है, एज लेंथ डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ द एज लेंथ। ठीक है, तो यहां से तुम क्या करोगे, पहले डेंसिटी के फॉर्मूले से एज लेंथ फाइंड आउट करोगे और उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक रेडियाई ऑफ पोलोनियम। तो देखो डेंसिटी किसके इक्वल होगी, ZM/A³ इंटू Na। ठीक है, वो तुम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कब करते हो, जब तुम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम ये एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कब करते हैं, जब यहाँ पे m तुम्हारा मोलर मास होता है। m क्या होता है, मोलर मास, पता ही होगा ना, m मोलर मास। देखो यूनिट वाइज देखो तो डेंसिटी क्या है तुम्हारी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। z तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कोई यूनिट नहीं होगी। m क्या होगा, अगर तुम मोलर मास ले रहे हो तो यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। नीचे तुम्हारा जो एज लेंथ है उसको तुमने ले लिया सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे तुम्हारी डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मोल भी है। तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए नीचे तुम्हें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी यूनिट क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे यूनिट कन्वर्जन को, अगर तुम यहाँ पे मोलर मास लेते हो तो तुम्हें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें मास गिवन है पोलोनियम एटम का, उसका मोलर मास गिवन नहीं है, तो नीचे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट तुम यहाँ पे क्या करोगे, उसका मास गिवन है तो ये तो सिंपल ग्राम में ही होगा, तुम्हें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, A³ की वैल्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा, A³ और A³ से क्या आ जाएगी, एज लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, एससीसी लैटिस की एज लेंथ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए रिलेशन क्या होता है, रेडियस और एज लेंथ में, दैट इज इक्वल टू रेडियस हाफ होगा एज लेंथ के। ए की वैल्यू तुम्हें पता है 3 है, 3 डिवाइड बाय 2, ये तुम्हारे पास 1.5 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा, पोलोनियम एटम का रेडियाई आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर सैंपल हैज 10 मोलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 20,000 ग्राम पर मोल। 10 मोलिक्यूल्स का मोलर मास इतना है, एंड 15 मोलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 10,000 ग्राम पर मोल। 15 मोलिक्यूल्स का मोलर मास कितना है, 10,000 ग्राम पर मोल। पूछा क्या है तुमसे, द नंबर एवरेज मोलर मास। तो देखो नंबर एवरेज मोलर मास का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, N1M1 प्लस N2M2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, और आगे जितने भी होंगे, अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, समेशन NiMi बाय समेशन Ni। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के मोलिक्यूल है, तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला को जनरलाइज कर लिया। तो क्या होगा, N1 की वैल्यू कितने हैं, कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 10, और M1 क्या होगा, उनका मोलर मास। तो उन 10 मोलिक्यूल्स का मोलर मास प्लस N2 क्या हो गया, 15, और उन 15 का मोलर मास कितना है, 10,000। ठीक है, जब तुम इसमें सारे में इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारे पास नंबर एवरेज मोलर मास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 14,000 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। The question here says major product formed in the reaction of D-glucose with ZnCl2 and MEOH is a methyl glucopyranoside A and B. Methyl glucopyranoside A and B, which is given. The structure of this product and the molecular orbital interaction present between the ring oxygen and the anomeric carbon, between the ring oxygen and the anomeric carbon oxygen bond responsible for its stability respectively are.
क्वेश्चन को देख के सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि वो किस चीज की बात कर रहा है। यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट की बात करने की कोशिश कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है? एनोमेरिक इफेक्ट की बात करने की कोशिश कर रहा है। मिथाइलेटेड ग्लूकोज को उसने दे दिया है। अब मिथाइलेटेड ग्लूकोज में जब हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो वहां पे हम ये देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। और वहां पे हम एक और एनोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। जो एनोमेरिक इफेक्ट है उसी के बारे में उसने पूछा है। आंसर देख लेते हैं। आंसर में ऑप्शंस में उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए, बी, सी और डी। यहाँ पे ऑर्बिटल इंटरैक्शन कौन सा होगा ये बताना है, और जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा रहेगा वो बताना है। ठीक है। अगर एनोमेरिक इफेक्ट की बात करता हूं तो बायोमोलिक्यूल्स में जब हम एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो हम जानते हैं एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा। ये स्ट्रक्चर है बीटा स्ट्रक्चर जो है बी, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे पास ओ एम ई स्ट्रक्चर, जिसमें ओ एम ई जो है बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन नहीं है, बिलो द प्लेन है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, कौन सा होगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो डोनेशन इफेक्ट शो कर रहा होगा। किस में डोनेशन इफेक्ट शो कर रहा होगा? वो किस में डोनेशन इफेक्ट शो कर रहा होगा? वो डोनेशन इफेक्ट शो कर रहा होगा सिग्मा स्टार में। इसका मतलब एनोमेरिक इफेक्ट में एन से सिग्मा स्टार और एन से सिग्मा स्टार डोनेशन होती है। एन से सिग्मा स्टार डोनेशन आप जानते हैं। अब क्या ए में होगी या बी में होगी? तो आप इसका जवाब दे रहे होंगे कि भैया ओरिएंटेशन को अगर मैं देखता हूं तो बी की ओरिएंटेशन जो है वो इज कंप्लीटली मैच्ड। अगर ओरिएंटेशन की बात की जाए तो ओरिएंटेशन यही है, ओरिएंटेशन यही है जिसमें सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और तभी डोनेशन पॉसिबल है, तभी डोनेशन पॉसिबल है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? सी पार्ट आंसर हो जाएगा एनोमेरिक इफेक्ट का। सीधा सीधा इजी क्वेश्चन पार्ट सी में से पूछा गया था, पार्ट सी में से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था, उसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। द आंसर गिवन इज सी पार्ट। चलो, among the following reaction the true statement for the nucleic acids is, मतलब among the following statements जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स पूछने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनमें से ट्रू स्टेटमेंट पूछने की कोशिश की है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? यूरासिल इज प्रेजेंट इन डीएनए। क्या यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट होता है? क्या डीएनए की अगर मैं बात करता हूं तो डीएनए में क्या होता है? ए, टी, जी और सी। डीएनए में क्या होता है? ए, टी, जी, सी। अगर आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए में क्या होता है? टी की जगह क्या आता है? ए, यू, जी, सी। तो डीएनए वाली जो स्टेटमेंट हो चुकी है वो गलत हो चुकी है। डीएनए वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था, इसको ये यहाँ पे लिखना था। ये डीएनए वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो चुकी है। आरएनए की अगर यूरासिल इज प्रेजेंट आरएनए, आरएनए की स्टेटमेंट इसका मतलब सही हो चुकी है। आरएनए की जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगर फॉस्फोरिलेशन की बात की जाए, इन आरएनए इज एट 2' and 5' पोजीशन, इट इज एट 3' and 5' पोजीशन जो हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट है। नॉर्मली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज द एटी बेस पेयर। अरे एटी बेस पेयर का अगर हम स्ट्रक्चर देखने जाएंगे, एडेनिन और थाइमिन का स्ट्रक्चर देखने जाएंगे जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, और जी और सी की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखें ये स्टेटमेंट भी जो है क्या है? वो गलत हो चुकी है। तो सही स्टेटमेंट जो है मेरे पास, जो करेक्ट स्टेटमेंट आ रही होगी, जो करेक्ट स्टेटमेंट आ रही होगी वो कौन सी होगी? बी स्टेटमेंट जो है एक करेक्ट स्टेटमेंट होगी। पार्ट सी फिर से इजी क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को चूज करना था और देखते ही बनता था। स्टेटमेंट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, सही कौन सा था और गलत कौन सा था। देखें, अगर पार्ट बी के क्वेश्चंस की बात करते हैं, among the following natural product that is a steroid and contains alpha beta unsaturated ketone, alpha beta unsaturated ketone is, alpha beta unsaturated ketone अगर बात की जाए मॉर्फिन की, वो तो अल्कलॉइड है, वो उसको हम छोड़ देंगे। ये तीनों जो हैं आपस में स्टेरॉइड हैं। थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। इस थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो आप इसको अटेंड करके ज़रूर आएँ। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो आप इसको अटेंड करके ज़रूर आएँ। और अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे,
कोर्टिसोन का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो वहां पे आपको क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलता है। स्टेरॉइड टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तीनों ही स्टेरॉइड टाइप के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन अगर आप अल्फा बीटा की डिमांड करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की डिमांड करते हैं, तो आपके पास कोर्टिसोन जो है वो स्ट्रक्चर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का है। ये जो स्ट्रक्चर है 5 मेंबर्ड रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और लॉन्ग चेन्स रहती हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स तो लगे ही रहते हैं, स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूएंट्स तो लगे ही रहते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है इससे कोर्टोसिन से मैच नहीं करता है बिल्कुल भी। और अगर मैं एस्ट्रोन की स्ट्रक्चर की बात करूं तो एस्ट्रोन की स्ट्रक्चर में ऐसा स्टेरॉइडल टाइप का स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन उसमें जो रिंग होती है और बेंजीन की रिंग होती है और साथ में OH ग्रुप लगा रहता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है, OH ग्रुप लगा रहता है। एक बार स्ट्रक्चर्स को आप जरूर देख के जाएं, जो प्रीवियस ईयर में नेचुरल प्रोडक्ट्स से स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा गया है, उनको जो आंसर्स थे वो तो थे ही थे, लेकिन जो आंसर्स नहीं थे उनके स्ट्रक्चर्स को भी आप एक बार जरूर गौर करके जाएं। अगली बार सवाल शायद क्या पता इस स्ट्रक्चर से आ जाए या इस स्ट्रक्चर से आ जाए, आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे कोर्टिसोन का जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बात करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बात करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था, अगर कहीं पढ़ा हो तो जरूर अटेंड करें, द करेक्ट मैच of the natural products in column 1 and column 2 with their biosynthetic precursors के बारे में पूछा है कि भैया उसका प्रीकर्सर क्या होगा, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर A स्ट्रक्चर दिया है, नंबर B स्ट्रक्चर दिया है और ऑप्शंस कितने दिए हैं, 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देख करके आंसर की तरफ चल रहे होंगे तो आंसर में जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होता है, एनाबसीन। क्या नाम होता है भाई, एनाबसीन नाम होता है। इट इज अ pyridine and a piperidine alkaloid found in tree tobacco plant. The principal industrial use is insecticide. देखें, ऐसे क्वेश्चंस याद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कहीं पढ़े हो तो जरूर अटेंड करके आए। लाइसीन की अगर मैं बात करता हूँ, वो उसका प्रिकर्सर सर्व करता है। लाइसीन जो है वो उसका प्रिकर्सर सर्व करता है ऑफ द पिपरिडीन की जो रिंग है उसका प्रीकर्सर जो होता है वो लाइसीन होता है। इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मैच कर रहा हूँगा तो मैं किससे मैच कर रहा हूँगा, लाइसीन से मैच कर रहा हूँगा। बी का फर्स्ट और बी का फर्स्ट। अब जो ऑप्शन रह जाता है ए का थर्ड या ए का फोर्थ, ए का थर्ड होगा या ए का फोर्थ होगा। तो आपने अगर कहीं पढ़ा है तो आपको मालूम होगा जिरानिल पायरोफॉस्फेट जो है इसका प्रीकर्सर की तरह काम करता है। क्या करता है, प्रीकर्सर की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। जिरानिल पायरोफॉस्फेट इज अ बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर ऑफ प्लस मेंथोल और जिरानिल पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए पार्ट। क्वेश्चन सी और सी सेक्शन में भी इजी थे, बी सेक्शन में थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर याद हो, पढ़े हो तो जरूर उनको अटेम्प्ट करके आए। और सी सेक्शन में तो क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस करते ही हैं, बायोमोलिक्यूल्स में से जो भी हम करते हैं डिस्कस करते ही हैं, और उसका आपको थोड़ा सा एसेंस अच्छा यहाँ पे मिल चुका होगा। आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।